एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केम्ब्रिज मॉल ऑफ विजडम पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो अपना लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो गाइस, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये कक्षा 12 के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट तथा अन्य टारगेट जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज अपने पहले लेक्चर के अंतर्गत हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेटलिक तथा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो क्या है, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनके टाइप्स क्या है तथा उसको जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उसकी जो कंडक्टेंस है, चालकता, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो एक रसायन विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तथा रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों के मध्य परस्पर बदलाव का, कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से बदलती है तथा रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदलती है। इस संपूर्ण प्रक्रम का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वही क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बात समझ में कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका आधार है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस, छोटी कक्षाओं में आप पढ़ के आए होंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है। रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी सारी की सारी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हमको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमको क्या याद रखना है कि रिडक्शन है वो कहां हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, किस अभिक्रिया के अंदर रिडक्शन हो रहा है, किस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो हमको पता कैसे चलेगा? वो हमको कैसे पता चलेगा? हम वैसे तो डिटेल स्टडी है वो कक्षा 11 के अंतर्गत करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है। किसका? ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं, वो अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऑक्सीडेशन। अगली बात समझ में, जैसे जिंक चेंज इन Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल रहे हैं, यानी ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर? नेक्स्ट, रिडक्शन, जस्ट अपोजिट, ऐसी सारी की सारी अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कॉपर+2+2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन कॉपर, इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जुड़ रहे हैं, तो ऐसी की सारी सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिडक्शन। तो हमको जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ये ध्यान रखना है, अगर हमको पता करना हो कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको स्पेशली क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो रिएक्शन में किस प्रकार से हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका आधार क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है गाइस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक है, विद्युत, उसका प्रवाह करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक, कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे सारे पदार्थ जिनके अंतर्गत विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, सामान्य भाषा में हम सब जानते हैं। ठीक है, और जो चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटलिक। अब हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटलिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से हैं, मेटलिक कंडक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं? मेटलिक कंडक्टर्स
एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो गाइस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे चालक होते हैं जिनके अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह है वो आयंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयंस के द्वारा। और मेटलिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी विद्युत का चालन है, विद्युत का प्रवाह है, किसके माध्यम से हो रहा है? इस आधार पे जो चालक पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला मेटलिक कंडक्टर, धात्विक चालक। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी विद्युत अपघटनी चालक। तो मेटलिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे सारे के सारे कंडक्टर्स जिसके अंतर्गत जो विद्युत धारा का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्या कहलाते हैं? मेटलिक कंडक्टर्स। और ऐसे सारे के सारे कंडक्टर्स जिनके अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह है वो आयंस के द्वारा होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उसके अंतर्गत मूवमेंट चूंकि आयंस के माध्यम से होता है तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। चालकता क्या होती है? कम होती है। जबकि जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता उच्च होती है। किनकी तुलना में? विद्युत अपघटनी चालकों की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट, जो विद्युत अपघटनी चालक हैं उनमें जब विद्युत का प्रवाह होता है, जब वो विद्युत का चालन कर रहे होते हैं, जब उनमें विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, उस समय उनमें क्या होता है? एक रासायनिक बदलाव प्रेक्षित होता है। क्या प्रेक्षित होता है? रासायनिक बदलाव प्रेक्षित होता है। जबकि जो मेटलिक कंडक्टर हैं उनमें क्या होता है? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई बदलाव है वो प्रेक्षित नहीं होता है। धात्विक चालकों के अंतर्गत कोई रासायनिक बदलाव प्रेक्षित नहीं होता है। इसके अलावा जो विद्युत अपघटनी चालक हैं उनकी मात्रा समय के साथ साथ कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? आगे जब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन उसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनकी मात्रा है, इनकी क्वांटिटी है वो समय के साथ डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। जबकि जो धात्विक कंडक्टर्स हैं उनकी जो मात्रा है वो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। आपने देखा होगा जब वायर्स के अंदर जब विद्युत का कंडक्शन होता है, चालन होता है, उस समय क्या उसकी जो मात्रा है वो कम होती है? नहीं होती है। यानी इनकी मात्रा है वो सेम रहती है, कोई परिवर्तन उसके अंतर्गत नहीं होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनमें और क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर और क्या होता है? इनमें ओम तथा फैराडे दोनों के नियम लागू होते हैं। ओम का नियम आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे। फैराडे का नियम हम इस चैप्टर के आगे वाले जो लेक्चर हैं उनके अंतर्गत देखेंगे। तो इसके ऊपर ओम का नियम तथा फैराडे का नियम दोनों लागू होते हैं, तथा फैराडे का नियम दोनों के दोनों नियम इसके ऊपर लागू होते हैं। जबकि जो मेटलिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके अंतर केवल ओम का नियम ही लागू होता है। क्या होता है? केवल ओम का नियम लागू होता है और अन्य कोई नियम लागू नहीं होता है। गाइस, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता ताप बढ़ाने के साथ साथ, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ती है क्यों? क्योंकि इनके आयरन की मात्रा बढ़ती है, हम आगे बढ़ेंगे। जबकि जो धात्विक चालक होते हैं उनके लिए ताप बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? चैप्टर जो अपना ये चैप्टर है उसके नेक्स्ट हिस्से में हम देखेंगे। तो गाइस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आयनिक जो आपके मेटलिक कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर चालकता इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर आयंस के कारण होती है, आयंस के मूवमेंट के कारण होती है। मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता है वो अपेक्षाकृत उच्च होती है, इनकी चालकता अपेक्षाकृत कम होती है। मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनमें
विद्युत चालन के दौरान कोई रासायनिक बदलाव अपेक्षित नहीं होता है, जबकि इनके अंतर्गत रासायनिक बदलाव अपेक्षित होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर मात्रा है वो समय के साथ कम होती जाती है, इनकी मात्रा समय के साथ बदलती नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर ओम का नियम लागू होता है, जबकि फैराडे का नियम है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उनके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा जो आपके मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर केवल ओम का नियम लागू होता है। मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता है वो ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती नहीं है, कम होती है, धातु चालक चालकता, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनकी चालकता ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो केवल और केवल विलयन या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन दर्शाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में इनके पास मुक्त आयन्स हैं वो नहीं होते हैं, जबकि मेटलिक कंडक्टर्स हैं वो ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। तो ये थे अपने मेटलिक तथा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयंस के कारण मूवमेंट दर्शाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ऐसे विद्युत अपघटनी चालक हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो अपनी हर सांद्रता के ऊपर पूर्णतया आयनित रहते हैं। आगे की बात समझें। पूर्णतया आयनित का मतलब जितनी मात्रा में है सारे के सारे वो आयनित अवस्था में रहते हैं, चाहे इनकी सांद्रता कुछ भी रही हो। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? इनके अंदर शामिल किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रबल अम्ल है वो, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, इनको शामिल किया गया। साथ ही बने हुए साल्ट्स जो होते हैं उनको शामिल किया गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी आपके खनिज अम्ल हैं, मिनरल एसिड हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये सारे के सारे अम्ल कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस S ब्लॉक मेटल्स हैं। S ब्लॉक मेटल हैं, उनके हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। किनको छोड़ के? केवल लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो अपनी हर सांद्रता के ऊपर पूर्णतया आयनित होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका आयनन बहुत कम होता है। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनके लिए जो आयनन की मात्रा है उसका मान कितना होता है? 1, यानी वो 100% आयनित होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है, बहुत कम रूप से आयनित होते हैं, यानी इनके लिए अल्फा का मान 1 से बहुत बहुत कम होता है। इनके लिए आयनन की मात्रा है वो 100% से बहुत कम होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? वीक एसिड तथा वीक बेस। वीक एसिड तथा वीक बेस। अब वीक एसिड कौन कौन से हैं? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, किसको छोड़ के? सल्फोनिक एसिड है उसको छोड़ के, सल्फोनिक एसिड को छोड़ के सारे के सारे जो एसिड हैं वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे H2 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे। इसके अलावा बोरिक एसिड तथा फास्फोरस के बने हुए सारे के सारे अम्ल H3PO3, H3PO4 इत्यादि, ये सारे के सारे अम्ल हैं वो कौन से होते हैं? वीक एसिड। ठीक है,
वीक बेस हैं वो भी कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक बेस हैं वो कौन कौन से हैं, वीक बेस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी बेस हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने बेस जैसे अमोनिया, एमीन, ऐसे सारे के सारे, ठीक है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक बेस। तो ये क्या है, सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ऐसे सारे के सारे पदार्थ जो गलित या विलयन अवस्था में आयंस प्रदान करते हैं, तो आयंस के कारण उनके अंतर्गत विद्युत का चालन होता है। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं, पहला आपका है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा आपका है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से हैं, ऐसे सारे के सारे विद्युत अपघट्य जिनके अंदर आयनन की क्षमता कितनी होती है, 100%, यानी आयनन की मात्रा कितनी होती है, एक, यानी वो अपनी हर सांद्रता के ऊपर क्या होते हैं, आयनित होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो अपनी हर सांद्रता के ऊपर आयनित नहीं, अपनी हर एक सांद्रता की छोड़िए आप, वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनकी आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनके अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है या जो चालकता कंडक्टेंस है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि विद्युत अपघट्य हैं उनके चालकत्व को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ध्यान दीजिए यहां पे मैं कंडक्टेंस लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्यों की जो चालकत्व है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। नंबर एक बात, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य है उनके अंतर्गत विद्युत धारा है उसका प्रवाह किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। तो आयंस हैं वो इनमें चालन के अंदर इसके चालकत्व को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से निभाते हैं, नंबर एक बात, तो इनकी कंडक्टेंस है वो आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ आयंस पे किस प्रकार से निर्भर करती है। यदि आयंस की संख्या अधिक होगी, अगर आयंस की संख्या अधिक होगी तो उसका जो चालकत्व है, कंडक्टेंस है, वो भी क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंदर जो चालकता है वो किनके कारण होती है, आयंस के कारण होती है। अगर आयंस हैं वो संख्या में अधिक होंगे तो उसकी चालकता भी क्या होगी, कंडक्टेंस भी क्या होगी, अधिक होगी। वही बात मैं कह रहा हूं कि कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, यदि किसी विद्युत अपघट्य में आयंस की संख्या अधिक है तो उसकी जो चालकत्व है वो क्या होगा, अधिक होगा। जिसके लिए नंबर ऑफ आयंस का मान कम है उसके लिए चालकत्व का मान क्या रहेगा, कम। सच एज एग्जांपल देखिए, जैसे आपको पूछ ले निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य की चालकत्व का मान सर्वाधिक है। एग्जांपल दे दिया H2SO4, HCl, थर्ड आपको दे दिया CH3, COOH और डी दे दिया NaCl। तो गाइस इनमें आप बताइए किसके अंदर जो चालकता होगी, कंडक्टेंस होगी, वो किसकी सर्वाधिक होगी, H2SO4 की होगी, HCl की होगी, CH3COH की होगी या NaCl की होगी, किसकी होगी, H2SO4। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस की संख्या कितनी है, 3। H2SO4 है वो आयनित होगा किस प्रकार से, इसके अंदर 2H प्लस SO4 -2, यानी इसके अंदर कितने आयन रहेंगे, 2 और 1 3। बाकी सब के अंदर इसमें एक H प्लस एक Cl नेगेटिव, इसमें CH3COH नेगेटिव, एक एसिडेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर Na प्लस और Cl नेगेटिव, सबके अंदर कितने कितने आयन, 2 2 आयन। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडक्टेंस है वो और किन किन कारकों के ऊपर है वो निर्भर करती है, देखते हैं। कंडक्टेंस है वो और किन किन कारकों पर निर्भर करेगी, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा उतनी ही जो कंडक्टेंस है वो
ज्यादा होगी। क्लियर? जैसे आपको पूछ लिया AlCl3, ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया MgCl2। अब बताएं किसके अंदर जो चालकत्व है वो उच्च होगा, MgCl2 में या AlCl3 में? AlCl3 में। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस भी अधिक हैं 4, और उसके अलावा इसके ऊपर चार्ज है वो भी क्या है, +3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है कंडक्टेंस है वो। देखें, इंटर आयनिक फोर्सेस, चूंकि जो विद्युत अपघट्य हैं वो जब आयनित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयंस के अंदर विभक्त हो जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे एक विद्युत अपघट्य है NaCl, चेंज इन Na+ + Cl नेगेटिव, ठीक है, दो आयन बने। अब इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्सेस किस प्रकार के हैं उसके ऊपर भी क्या निर्भर करेगा, इनकी जो कंडक्टेंस है वो निर्भर करेगी। किस प्रकार से निर्भर करेगी कि इनके मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो क्या इजीली मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी जो चालकत्व है वो क्या होगा, कंडक्टेंस है वो क्या होगी, कम, लो होगी। तो यानी कंडक्टेंस है वो इंटर आयनिक फोर्सेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटर आयनिक फोर्सेज यानी अंतर आयनिक आकर्षण बल जितने अधिक होंगे आयंस उतना आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, और आयंस अगर आसानी से मूव नहीं कर पाएगा तो उसकी चालकत्व है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो साइज की अगर हम बात करें, किसकी, साइज की, अगर कोई आयन जिसकी साइज अधिक है तो उसकी कंडक्टेंस कैसी होगी, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी अंदर उपस्थित आयंस है उनकी साइज क्या है, कम है, तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो किस प्रकार से रहेगी। तो साइज है उसके ऊपर भी क्या होता है, किस प्रकार से निर्भर करेगा। अगर एक तो आपका बड़ा आयन है वो मूव करेगा, एक आपका जो छोटा आयन है वो मूव करेगा, कौन सा इजीली मूव कर पाएगा, जो छोटा है वो आसानी से मूव कर पाएगा, बड़ा बेचारा क्या चलेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, तो साइज है उसके भी क्या होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके अंदर आयन की साइज अधिक है उनके अंदर कंडक्टेंस का मान क्या होगा, कम, और ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके द्वारा बने हुए आयन हैं उनकी साइज है वो कम है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए उनकी कंडक्टेंस का मान क्या होगा, उच्च। किस प्रकार से, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पूछ लिया NaCl, आपको पूछ लिया कि NaCl, LiCl, KCl, ये सारे के सारे विद्युत अपघट्य आपको दे दिए और आपको पूछ लिया कि किस विद्युत अपघट्य है उसकी कंडक्टेंस का मान उच्च होगा और किस विद्युत अपघट्य है, ये संगलित अवस्था में, सारे के सारे किस अवस्था में है, गलित अवस्था में, ओनली जलीय अवस्था में नहीं है, विलीन अवस्था में नहीं है, क्या है, केवल स्वयं संगलित अवस्था में है तब। ठीक है, LiCl, NaCl, KCl और RbCl। तो इसकी अगर आपको पूछ लिया कि इनके जो कंडक्टेंस है उसका क्रम क्या होगा या फिर किसकी अधिक होगी किसकी कम होगी, तो आप आसानी से इस आधार पे बता सकते हैं, साइज के आधार पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखेंगे तो एक तो क्लोराइड आयन सेम है, दूसरा चार्ज है दोनों पे, सब पे सेम रहेगा, +1। क्या परिवर्तित हो रहा है, Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तक आते आते इनका आकार है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे चालकत्व का मान, कंडक्टेंस का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे जो कंडक्टेंस का मान क्या होता है, कम। वही फंडा, कौन सा, कि मोटा बेचारा क्या चल पाएगा, यानी इनकी कंडक्टेंस का मान है वो ऐसे रहेगा। लेकिन ये केवल कब, यदि ये संगलित अवस्था में है, केवल और केवल ये लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे संगलित अवस्था में हैं, जलीय अवस्था में नहीं है। जलीय अवस्था में होते हैं उस स्थिति में जो इनकी कंडक्टेंस है उसका मान बदल जाता है। किस प्रकार से बदलता है, जल एक ऐसी स्पीसीज है कि जल के अंदर जब हम किसी विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जल योजन। जल योजन का मतलब जल के अणु है वो द्रवित होकर उसके चारों ओर इकट्ठे
हो जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे कोई आयन है, ठीक है, अब उसके चारों ओर जल के अणु इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं, इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं कि नेगेटिव पार्ट है, अगर ये नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव आयन है तो इसके पास नेगेटिव पार्ट है वो इस प्रकार से रहेगा, और पॉजिटिव पार्ट है वो इस प्रकार से रहेगा जल का। इसी स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल। समझने के लिए क्या बोल रहे हैं इसको? जल योजन। ठीक है, अब जिस आयन का जल योजन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके चारों ओर क्या रहेंगे? अणुओं की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा। आगे बात समझ में? तो जल योजन किसका ज्यादा होगा? तो जल योजन आप सीधा सा समझ सकते हैं कि जल योजन किस प्रकार से होता है? अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज अधिक है तो उसका जल योजन अधिक होगा। आपको याद रखना है जल योजन किसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, ऐसे आयन जिनकी साइज कम है उनका जल योजन ज्यादा होता है। समझ गए होंगे बात? वापस समझें, जल योजन किस प्रकार से निर्भर करेगा? ऐसे सभी आयन जिनके ऊपर आवेश अधिक है वो अधिक जल योजित होंगे, और अधिक जल योजित होने का मतलब उसके चारों ओर जो जल के अणु हैं वो ज्यादा व्यवस्थित होंगे, ज्यादा उपस्थित होंगे, यानी उसका आकार क्या हो जाएगा? ज्यादा बड़ा। क्लियर? जैसे सोडियम आयन है एक आपके पास, एक है Mg+2 आयन, दो आयन है, उसमें किसका जल योजन अधिक होगा? किसका जल योजन अधिक होगा? यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम आयन। किसका जल योजन अधिक होगा? मैग्नीशियम आयन का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है वो क्या है? अधिक है। अगर चार्ज अधिक है तो उसके चारों ओर जल के अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? अधिक, यानी इसका आकार भी क्या हो जाएगा? अधिक। क्लियर? दूसरा, अगर आपको पूछ लिया जलीय अवस्था में Li+ और Na+, ठीक है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिनके अंदर लिथियम आयन और सोडियम आयन दे रहा है, ठीक है, अब इनमें कब किस स्थिति में? एक्वस स्थिति में, जलीय अवस्था में। तो जलीय अवस्था के अंदर लिथियम आयन और सोडियम आयन में से किसका जल योजन सर्वाधिक होगा? दोनों पे चार्ज तो सेम है, ठीक है, तो किसका जल योजन सर्वाधिक होगा? करेक्ट, किसका होगा? लिथियम आयन का। क्यों होगा? क्योंकि इसकी साइज क्या है? कम, और इसकी साइज कम होने के कारण इसका जल योजन क्या होगा? अधिक, यानी जल के अंदर इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा, और वैसे ये क्या होता है? छोटा। तो क्लियर? आपको याद रखना है क्या कि जल में जो छोटा है वो क्या हो जाता है? मोटा, और मोटा है वो क्या हो जाता है? छोटा। क्लियर? यानी आपको ये पूछ लिया कि एक्वस LiCl, एक्वस NaCl, एक्वस KCl और एक्वस RbCl। पहले कब था? केवल शुद्ध अवस्था में, संगलित अवस्था में था। उस स्थिति में हमने देखा था कंडक्टेंस किस प्रकार से होगी। अब हम क्या किस रूप में देख रहे हैं? यदि ये जलीय रूप में हो, एक्वस अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? एक्वस अवस्था में हो। अब आपको ये बोल दिया कि एक्वस LiCl, एक्वस NaCl, एक्वस KCl और एक्वस RbCl, इनमें किसकी कंडक्टेंस सर्वाधिक होगी? कंडक्टेंस का क्रम लिखिए, किसकी कंडक्टेंस कम होगी? तो किसकी कंडक्टेंस कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? देखें, जलीय अवस्था में है, इधर से इधर जा रहे हैं तो नॉर्मली आकार बढ़ रहा है, लेकिन जलीय अवस्था में जो छोटा है वो क्या हो जाता है? मोटा, यानी लिथियम वो क्या हो जाएगा? बड़ा। क्यों? इसके चारों ओर इसका जल योजन सर्वाधिक होगा, साइज कम है तो जल योजन सर्वाधिक होगा। अगर जल योजन सर्वाधिक होगा तो इसके चारों ओर अणुओं की संख्या अधिक रहेगी, यानी ये क्या हो जाएगा? बड़ा आयन। क्या हो जाएगा? अधिक बड़ा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? अधिक बड़ा हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? अगर साइज इसकी अधिक होगी तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, यानी साइज का क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा। वैसे नॉर्मली क्या था? इस प्रकार से था ना संगलित अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसकी साइज कम थी तो ये आसानी से मूव कर पा रहा था। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि आकार है वो भी कंडक्टेंस को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टेंस है वो और किस प्रकार से प्रभावित होती है। गाइस जो साइज है उससे रिलेटेड और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसके लिए n का मान सर्वाधिक होगा? किसके लिए n का मान सर्वाधिक होगा? पहले है Be बेरिलियम H2O फिर N, दूसरा है
MgH2O N B, फिर C है वो है आपका NaH2O और N, और D है वो है आपका LiH2O और N। N का मतलब अणुओं की संख्या, H2O जल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अणुओं की संख्या किसमें सर्वाधिक होगी। तो ये भी किससे रिलेटेड है, जल योजन से। तो सबसे पहले चार्ज, तो सोडियम के ऊपर लिथियम के ऊपर नॉर्मली चार्ज क्या कौन सा रहता है, +1। बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके ऊपर चार्ज क्या रहता है, +2। कौन सा रहता है, +2। तो इनकी तुलना में जल योजन है वो किनका अधिक होगा, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का। ठीक है, फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम में अगर हमको छांटना है तो किस प्रकार से देखेंगे हम, आकार के आधार पे। आकार किसका कम है, बेरिलियम का, यानी N का मान कम किसके लिए होगा, इसके लिए। मैग्नीशियम चूंकि बेरिलियम के नीचे आता है ना, BeMg, इसलिए बेरिलियम के लिए N का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, कंडक्टेंस और किस किस फैक्टर पे निर्भर करती है गाइस, विस्कोसिटी पर भी, श्यानता पर भी ये निर्भर करती है। किस प्रकार से, श्यानता होती क्या है, कोई भी तरल होता है उसके गाढ़ेपन का माप है, उसी को नॉर्मल वे में हम ले सकते हैं श्यानता के तौर पे। ठीक है, तो कोई ऐसा तरल है जिसका श्यानता अधिक है, जिसके अंदर गाढ़ापन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आयंस है वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आयंस इजिली मूव नहीं कर पाएंगे उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम। यानी जिसकी विस्कोसिटी अधिक है, गाढ़ापन अधिक है, उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि आयंस है वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे सारे के सारे आयंस, तरल, लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी का मान कम है, उनके लिए कंडक्टेंस का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि उनके अंदर आयंस है वो इजिली मूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कंडक्टेंस और किन कारकों पर निर्भर करती है। कंडक्टेंस और किन कारकों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ताप पर भी। ताप पे किस प्रकार से निर्भर करती है, ताप है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, विद्युत अपघट्यों की चालकत्व है उसको प्रभावित करने वाला। किस प्रकार से, क्योंकि ताप, नॉर्मली हम ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्यों की चालकता है, कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उनके आयनन की मात्रा बढ़ती है। किनके लिए, हमने देखा था विद्युत अपघट्य दो प्रकार के, कौन से, एक तो प्रबल और एक है दुर्बल। प्रबल, दूसरा अपना कौन सा था, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए तो क्या होगा, जब हम ताप का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनके मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या होंगे, अंतर आयनिक आकर्षण बल वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है, क्योंकि वो आयनिक तो हर अवस्था में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान यदि कम होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना बात। देखें, प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतया आयनित रहते हैं उनके लिए जब ताप का मान हम बढ़ाएंगे तो अंतर आयनिक, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है उनका मान क्या होगा, कम। अगर उनका मान कम होगा तो कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ताप का प्रभाव है वो प्रबल की तुलना में ज्यादा प्रेक्षित होता है। क्यों प्रेक्षित होता है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में जब ताप का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अंतरायनिक आकर्षण बल तो कम होते ही होते हैं, इसके साथ साथ इनके साथ साथ आयनन की मात्रा भी बढ़ती है। आयनन की मात्रा है वो भी बढ़ती है। अब आयनन की मात्रा बढ़ेगी यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयंस का मान बढ़ेगा तो उनकी कंडक्टेंस है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो गाइस ये क्या थे, कुछ एक फैक्टर थे जो विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आज का जो हमने लेक्चर पहला पढ़ा उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिव्यू में देखते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के
अंतः परिवर्तन का, एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसका आधार क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़े थे? धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक है वो क्या है? धात्विक चालक जिनके अंदर जो चालकता है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो आपके विद्युत अपघटनीय, सॉरी हमने क्या पढ़ा था? विद्युत अपघटनीय और धात्विक चालक। विद्युत अपघटनीय चालक वे होते हैं जिनके अंदर जो चालकता है वो किसके कारण होती है? आयंस के कारण होती है। और मेटलिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। विद्युत अपघटनीय चालकों में और क्या होता है? वो केवल और केवल विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि दूसरे वाले जो अपने थे धात्विक चालक वो क्या करते हैं? ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन दर्शाते हैं। विद्युत अपघटनीय चालकों के अंदर विद्युत चालन के दौरान रासायनिक बदलाव अपेक्षित होता है। विद्युत अपघटनीय की मात्रा समय के साथ साथ कम होती जाती है, ताप बढ़ाते हैं तो हमने देखा चालकता का मान बढ़ता जाता है। इसके अलावा ओम तथा फैराडे दोनों नियम विद्युत अपघटनीय चालकों के लिए लागू होते हैं, जबकि जो धात्विक चालक है उनके लिए ताप का मान बढ़ाते हैं तो चालकत्व का मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है कि धात्विक चालक हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि विभिन्न धातु आयन इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ओशियन है, इलेक्ट्रॉनिक समुद्र है, इसके अंदर क्या पड़े रहते हैं? धात्विक आयन। ठीक है, अब जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कोर है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रोड है, वो क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। अगर ये कंपन करेगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे आयंस हैं, धात्विक आयन है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रोड है, ये क्या करेगा? धात्विक क्रोड है, वो कंपन करने लगेगा। क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो क्या होगा? बाधित होगा, जिसके कारण उनके आयनों की जो चालकता है धात्विक चालकों की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनमें जो अपनी हर सांद्रता के ऊपर पूर्णतया आयनित होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। ये प्रबल अम्ल कौन से? जितने भी मिनरल एसिड हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड है, HF को छोड़िए, HF है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। कौन सा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड हैं वो सारे के सारे प्रबल हैं। उसके अलावा ओरन में सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रबल अम्ल। इसके अलावा हमने देखे थे प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कौन से? एस ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड है सारे के सारे क्या हैं? प्रबल क्षार हैं। कौन कौन से? किन किन को छोड़िए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, इनको छोड़िए। उसके बाद हमने पढ़े थे दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से थे? जो पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, जिनके लिए आयनन की मात्रा अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कितना होता है? लगभग 1। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से थे? दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल अम्ल कौन से? दुर्बल अम्ल जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, किसको? सल्फोनिक अम्ल को छोड़िए, मैक्सिमम क्या है? दुर्बल अम्ल। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, बोरिक अम्ल, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सीजन सारे के सारे क्या है? दुर्बल है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? जो दुर्बल क्षार है वो दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं? डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रोजन युक्त जितने भी क्षार हैं सारे के सारे क्या हैं? दुर्बल। ठीक है, कोई भी हो, एमीन है, अमोनिया है, एनीथिंग एल्स, नाइट्रोजन युक्त जितने भी क्षार हैं सारे के सारे दुर्बल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या है? दुर्बल क्षार। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडक्टेंस है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंदर जो चालकत्व है वो किसके कारण होता है? आयंस के मूवमेंट के कारण। तो आयंस की संख्या जितनी ज्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, चार्ज जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा इंटरआयनिक फोर्सेज उसके अंदर जितने अधिक होंगे कंडक्टेंस उतनी कम होगी, साइज जितनी अधिक होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी, विस्कोसिटी जितनी अधिक होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। और इसके अलावा ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे कंडक्टेंस का मान बढ़ता जाता है। एक चीज हमने देखी थी जलयोजन। जलयोजन में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है क्या कि ऐसे सारे आयन जिनका आकार कम होता है और जिनके ऊपर आवेश अधिक होता है वो क्या होते हैं? अधिक जलयोजित होते हैं। तो गाइस ये था अपना पहला व्याख्यान।